Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वेलकम बैक टू पाकिस्तान वाला, दिस इज मी सलमान खान। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर चैप्टर मुकम्मल तौर पर खत्म किया था। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स में हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मैकेनिक्स, जब हम किसी मोशन के स्टडी करते हैं, मुतालिया करते हैं मोशन का, तो उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। उसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम मोशन के वजह को स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि डायनामिक्स में हम मोशन के काज को स्टडी करते हैं। ठीक है। एक एक वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या है? जब कोई चीज एब्सोल्यूट जब कोई चीज फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है और इंडिपेंडेंट ऑन फ्रेम। जब फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है और इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, उस पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरा लफ्ज है रिलेटिव। रिलेटिव जो है, ये तो कांस्टेंट होता है लेकिन फिक्स नहीं होता। और याद रखना, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है। रिलेटिव, कांस्टेंट है, और अहम बात यह है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। डिपेंड ऑन। ठीक है। इन दो वर्ड्स को याद रखना, आगे इसके इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। पहला टॉपिक है हमारे पास रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करता, अपनी पोजीशन में चेंज नहीं लाता, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दियर सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग के मुताबिक। अब मोशन क्या है? जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करता है अपने सराउंडिंग के मुताबिक, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक, तो वो मोशन है, उसको हम मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेन है, बाहर ट्रेन जा रही है, ठीक है, उसमें एक बंदा खड़ा है, बहुत सारे बंदे खड़े बैठे होते हैं, एक बंदा है वो खड़ा है। मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक वो मोशन में है, लेकिन उस ट्रेन में एक और बंदा बैठा हुआ है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिना पर वो क्या है? वो रेस्ट में है। ठीक है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि वो रेस्ट में है कि या मोशन में है। ठीक है। अगर मैं ये मात्र इस तरह फेंक दूं, अगर मैं ट्रेन में हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ट्रेन में हूँ और मैंने इसको ऊपर फेंका, तो मैं इसको परपेंडिकुलर बात पे देखूंगा। अगर बाहर से कोई देख रहा है, ठीक है, वो ट्रेन में नहीं है, तो वो फिर बोले बात पे देखेगा। ठीक है। ये तो था रेस्ट और मोशन के मुतालिक कुछ सीधा सीधा बातें। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। सॉरी यार, डिस्टेंस का डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन तो आप लोगों ने नर्सरी से लेके आज तक पढ़ा होगा। ठीक है। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में यूनिक कुछ देने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखना। ठीक है। डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। दो पॉइंट के दरमियान जो एक्चुअल पाथ है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और अहम बात यह है कि ये इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, the distance between the shortest and steep distance between two points is called displacement. दो पॉइंट के दरमियान सीधा, ठीक है, सीधा और शॉर्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसको हम एस एरो या डी एरो
सेल्फ जनरेटेड है, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक बंदा यहां से इस तरह गया, दूसरा बंदा इस तरह और तीसरा। ठीक है, ये जो है ये डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, और दरमियान वाली जो है ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इससे हम बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दो शर्तें हैं, एक स्ट्रेट और दूसरा शॉर्टेस्ट। ठीक है, अगर अगर हम कहते कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, तो ये गलत नहीं होगा। अगर हम इस तरह कहते कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या तो बराबर होगा, सॉरी, डिस्टेंस की, और या तो कम होगा। ठीक है, अगर हम इसके रेशो निकाल दें तो रेशो हमारे पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू, सॉरी, 1। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन है, इसका रेशो 1 के बराबर कब होगा और 1 से लेस कब होगा। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिस्टेंस के बराबर हो, इस सूरत में उसका रेशो जो है वो 1 के बराबर होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिस्टेंस से कम हो तो इस सूरत में इसका रेशो जो है वो 1 से कम होगा। अगर मैं आपको मिसाल दे दूं कि एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल है, ठीक है, उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो फाइंड करना। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? पाई आर होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट है तो ये 2r हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल है पूरा, ये एक रेडियस है और ये दूसरा, तो आर आर हो जाएगा। आंसर में हमारे पास 2 r आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास रेशो है जो 1 की कम, जो 1 से कम है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और स्पीड की बात करें, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जब हम टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो ये एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। और अगर स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस हम टोटल टाइम पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। और अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो जब हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी या स्पीड मालूम करेंगे उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोगों को वेलोसिटी जो है वो दिया गया है और टाइम भी दिया गया है और आपसे पूछ रहा है, आपसे मांग रहा है कि इसका एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकाल दो, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए
हसीन फार्मूला है उसको इस्तेमाल करना। अगर आपसे कहता है कि एवरेज स्पीड या वेलोसिटी मालूम करो, तो इसके लिए है v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइड बाई v1। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि टाइम जो वेलोसिटी से या स्पीड है वो भी डिफरेंट है एक दूसरे से, और टाइम जो दिया गया है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपसे पूछ जा रहा है कि एक आदमी है वो घर से बाजार इतनी स्पीड से गया इतने टाइम में, या v1 से और t1 से गया, और फिर वो कहीं और चला गया v2 से और t2 से, तो इसके लिए क्या करोगे? और आपसे पूछे पूछे कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर दो, तो इसके लिए अपने नोट में लिख देना, इस सूरत में अगर डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट वेलोसिटी गिवन हो, सॉरी डिफरेंट टाइम गिवन हो, ठीक है, तो इसके लिए लिख देना v1 t1 प्लस v2 t2, इस तरह vn tn डिवाइड बाय t1 t2 tn। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम जो है वो सेम है लेकिन स्पीड जो है वो डिफरेंट है, मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछते हैं कि आप जब घर जाते हैं तो इतनी स्पीड से जाते हैं 1 सेकंड में, ठीक है, जब घर वापस आते हैं, ठीक है, तो 1 सेकंड में v2 के साथ आते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पीड जो है वो डिफरेंट है और टाइम जो है वो सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे पास फार्मूला है एवरेज v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस vn डिवाइड बाई n। ठीक है, और जो सबसे आखिरी फार्मूला है और सबसे अहम फार्मूला है उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर डिस्टेंस सेम हो, क्या हो, अगर डिस्टेंस सेम हो और वेलोसिटी या स्पीड जो है वो डिफरेंट हो, तो फिर क्या करोगे? मिसाल के तौर पर आपको क्वेश्चन दिया गया कि एक शख्स है, असलम है, वो अपने स्कूल से अपने घर से स्कूल जाता है, ठीक है, v1 से, और फिर वापस आता है अपने घर को v2 से, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो सेम है। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, एक शख्स है वो यहाँ पर गया और फिर से आया, ठीक है, v1 से गया v2 से वापस आया, यहाँ पर क्या करोगे? ये जो है अगर इसे हम s1 कर दें और डिस्टेंस s2, यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर s हमारे पास s1 बराबर हो जाएगा s2 के, और s के बराबर हो जाएगी, दोनों s के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट लिख देना, एवरेज v बराबर हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। बस लिख लें इसमें। अगर मैं यहाँ पर v1 में पुट कर दूँ 4 मीटर पर सेकंड और यहाँ 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो, v1 कितना है 4 और ये 2, 4 प्लस 2 2 4 ज़ा 2 ज़ा 4 16 डिवाइड बाई 8 116। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड वेलोसिटी जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास ग्राफ्स है। सबसे पहले हम ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं। यह है एक्स एक्सिस और ये है y एक्स एक्सिस। शायद आप लोग इसे पहली बार नहीं देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है।
इसमें स्लोप क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? स्लोप। अगर आप इस तरह कर दे या इस तरह कर दे या इस तरह कर दे, वो स्लोप जो है, स्लोप वो बराबर है टेंजेंट थीटा का, और ये बराबर है y डिवाइड बाय x। ठीक है। अगर मैं इस y को s लिख दूं और इसको t लिख दूं तो ये बन जाएगा s डिवाइड बाई टी। और इससे पहले हमने पढ़ा कि किस चीज के बराबर है? ये वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है। अगर एक बॉडी है, ठीक है, वो यहां से यहां तक इन्होंने सफर किया, यहां पर देखो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है उतना टाइम भी हो रहा है। ठीक है। यह हमारा जो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो याद रखना एक्सेलरेशन हमारे पास से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा, एक्सेलरेशन से बात याद है, मैंने एक्सेलरेशन टॉपिक जो है वो छोड़ा है। ठीक है। चलिए उससे पहले करते हैं। आई एम सो सॉरी यार। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। जितना चेंज वेलोसिटी में आता है और टाइम में आता है, अगर हम वेलोसिटी की चेंज को टाइम की चेंज से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आता है? एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक है। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव हो, इसका मतलब है कि ये इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो तो ये डिक्रीज कर जाएगा, एक्सेलरेशन भी हमारे पास डिक्रीज होगा। ठीक है। और अगर आपसे एक मिनट, एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी से या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से रिड्यूस नहीं होता है, उसके डायरेक्शन से भी होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल ले लें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। यहाँ पर v2 है जो 3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। और यहाँ पर v1 है जो 3 मीटर पर सेकंड है। लेकिन यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, प्रोड्यूस होगा, वो डायरेक्शन की वजह से होगा, मैग्नीट्यूड की वजह से बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड उससे मैं एक दूसरे को कैंसिल करने की बात सुना। ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक शॉर्ट कट बताता हूँ। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय 30। जब भी कोई एक्सेलरेशन डायरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ हो तो इसके लिए ये शॉर्टकट यूज करना। अगर हम इसको वॉल्यूम कर दें, अगर हम यहाँ पर 1 सेकेंड कर दें, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाय 1। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 18 18। इसको अगर हम इसे कर दें, चार हो जाएगा और एक स्क्वायर किस तरह कर दो ताकि ये खत्म हो जाए, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है। तो जब भी कोई एक्सेलरेशन डायरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुआ हो तो इसके लिए ये शॉर्टकट इस्तेमाल कर देना। ठीक है। हमारे ग्राफ के जो
अगर वो चला रही थी, अचानक से एक्सेलरेशन ज़्यादा है और वो भी अगर अगर इस तरह अगर आप आ जाए, अगर यहाँ पर क्या है, जो डिस्टेंस है वो सिपर है, डिस्टेंस सिपर, वेलोसिटी सिपर, वेलोसिटी सिपर, एक्सेलरेशन सिपर, ठीक है। और अगर ये ग्राफ इस तरह आ जाए तो इसको हम वेरिएबल स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल स्पीड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जो है न्यूटन कहता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होते हैं, ठीक है। हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन पैदा होता है इसमें। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो हमारे पास सिपर के बराबर नहीं होगा और एक्सेलरेशन भी सिपर के बराबर नहीं होगा। तो यही फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्टली रोशन होगा और एक्सेलरेशन जो है वो मास की इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। अगर इसको हम एक साथ लिख दें, सॉरी यार, एफ डिवाइड बाई एल और प्रोपोर्शनल कास्ट में 1 पुट कर दें तो यह हमारे पास आ जाएगा वो एफ डिवाइड बाई एम। और अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम है। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ये तो ठीक हो गया, लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि हमारे पास 3 बॉडी है, 3 मासेस है जो एक साथ कनेक्टेड है इस तरह, ठीक है। ये मास 1 है, ये मास 2 है और ये मास 3 है। हमने फोर्स अप्लाई की यहाँ पर, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। और आपसे पूछ ले कि इनमें एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। तो याद रखें इस बात में कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन A1, A2 और A3 और एज अ होल टोटल टोटल एक्सेलरेशन जो है सिस्टम में वो सब के सब एक दूसरे के बराबर होगा। यानी हम इस तरह लिख सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू A2 और A2 इज इक्वल टू A3, A3 इज इक्वल टू A सिस्टम। सिस्टम में जो एक्सेलरेशन है वो सब एक दूसरे के बराबर होगा। अगर हम फोर्स की बात करें तो यहाँ पर फोर्स जो है F1, F2 और F3 वो एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, वो मास पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, इस बात को याद रखना। फोर्स जो है वो यहाँ पर मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम F1 मालूम करें, F1 तो ये बराबर हो जाएगा F1 M1 A। F2 मालूम करें M2 A। और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये मास M1 जो है ये M2 पर कितने फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये मास M1 जो है मास M2 पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं F1 2, ये मालूम करो। तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए आसान तरीका है, M1 के आगे जितने भी मासेस है उन सबको ऐड कर लो और एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लो। इनके आगे जितना भी फोर्सेस है M2 प्लस M3 मल्टीप्लाई बाई A। अगर अगर आपसे कोई पूछे कि M2 कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है M3 पर, तो F23 इज इक्वल टू M2 के आगे कितने फोर्सेस है? 1 फोर्स है और वो कौन सा है? M3, सॉरी मासेस है M3 और ये, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है
थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस्लाम में न्यूटन कहता है कि अगर हम कोई एक्शन कर दे तो रिस्पांस में हमें रिएक्शन जरूर मिलेगा। एवरी एक्शन हैव ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अगर हम अगर हम दीवार को किक मारते हैं, ठीक है, तो वो रिस्पांस में हमारे फैन को हमारी फो को क्या मिलेगा? दर्द मिलेगा। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, अगर हम किसी चीज से टक्कर मार रहे, ठीक है, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, अगर किसी चीज से हम टक्कर मार दे, तो ये क्या है? ये टक्कर मारना जो है ये फसला है। अगर हमें पेन महसूस हुआ, दर्द महसूस हुआ, तो ये क्या है? ये लास्ट ला है, थर्ड ला है। ठीक है, टक्कर मारना जो है वो फसला है, और फैन महसूस करना, दर्द महसूस करना है क्या है? रिस्पॉन्स है। ये रिएक्शन है, एक्शन की रिएक्शन है, तो इसलिए इसको हम तरला कहते हैं। ठीक है, तरला में एफ इज इक्वल टू माइनस एफ। रिस्पॉन्स जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में इक्वल नहीं होगा। अगर हम किसी बात को दीवार से टकराते हैं, ठीक है, बाल के जरिए से दीवार को मारते हैं, ठीक है, तो वो वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये तरला है, और जब हम एक्शन करते हैं तो रिस्पॉन्स में हम रिएक्शन पाते हैं, तो इसलिए है। ठीक है, इसके बाद हम लीनियर मोमेंटम जो है पढ़ेंगे। लीनियर मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, प्रोडक्ट मास एंड वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास v कांस्टेंट हो, तो v जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा मास के। अगर ये कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर मास कांस्टेंट हो तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा v के। अगर मास कांस्टेंट हो, ठीक है, और इसका रेशो अगर हम निकालें तो p1 डिवाइड बाई p2 जीरो को m1 डिवाइड बाई m2, और इसका हो जाएगा p1 डिवाइड बाई p2 p1 डिवाइड बाई p2। ठीक है, अगर हम यहां पर लिख दें कि v इज इक्वल टू डेल्टा f डिवाइड बाई डेल्टा f इज इक्वल टू p डिवाइड बाई डेल्टा t। तो ये क्या है? ये एक्चुअल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, और इस पर बार बार एमसीक्यूज आ चुके हैं, और मैं आपसे भी एक एमसीक्यूज पूछना चाहता हूं। द रेट ऑफ चेंज of momentum is 60, ठीक है, न्यूटन सेकंड in 3 seconds. So what will be the force? सवाल में ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, अगर वो हमारे पास 60 न्यूटन सेकंड है, ठीक है, तो 3 सेकंड में, तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा? पहला ऑप्शन है 60 न्यूटन सेकंड, बी ऑप्शन है 40 न्यूटन सेकंड, और जो सी नंबर ऑप्शन है 20 न्यूटन सेकंड।
तो आप सब लोग ये सोचेंगे कि ये एक्शन ठीक है, लेकिन ये एक्शन बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इस ओवरऑल को कहते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये जो है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ओवरऑल को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास ये जाएगा, और v इज इक्वल टू एफ टी, इसको हम लीनियर चेंज इन लीनियर मोमेंटम कहते हैं। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अगर हम फ्री फॉलिंग बॉडी पर बॉडी के लिख दे, फ्री फॉलिंग बॉडी, तो इसके लिए बराबर हो जाएगा डेल्टा फी डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसके बाद हमारे पास है आइसोलाइटेड बॉडी। ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है आइडियल, दूसरा होता है रियल। आइडियल में जब फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास से बड़ा हो, ठीक है, और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स वेरी वेरी स्मॉल हो फ्रॉम इंटरनल फोर्स, ठीक है। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ वी पर या मोमेंटम पर गौर कर लें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में नेट मोमेंटम होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास वेलोसिटी जो है वो जीरो होना चाहिए। वेलोसिटी जीरो हो गई तो रेट ऑफ पी डिवाइड बाय रेट ऑफ टी जो जीरो होगा। जब ये जीरो हो गई तो एम वी हमारे पास कांस्टेंट होगा और फी भी हमारे पास कांस्टेंट होगा। अगर हम गन की मिसाल ले लें, ठीक है, अगर हम इसे फायर करते हैं, फायर करने से पहले वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी? सिफर। अगर ये गन है, ठीक है, और ये बुलेट है, ये गन है और ये बुलेट है, ठीक है। बिफोर द फायरिंग वेलोसिटी हमारे पास कितना है? सिफर। और जो मोमेंटम है वो पी है, ठीक है, नेट मोमेंटम। जब फायर होता है, आफ्टर फायर वेलोसिटी जो है हमारे पास वो भी जीरो होगा और मोमेंटम जो है नेट मोमेंटम वो भी उस मोमेंटम के बराबर होगा जो बिफोर फायरिंग थे। इसका मतलब कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। अगर हम ब्लास्ट की मिसाल ले लें तो बम ब्लास्ट से पहले जो मोमेंटम था वो उसके बाद भी होगा। नेट नेट मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम पुर्जों की बात करें, बम फट जाने के मुख्तलिफ पुर्जे इधर उधर चले जाते हैं, अगर उसकी बात करें तो वो तो अलग अलग होगा मोमेंटम इसके। अगर हम इसको जमा कर ले, नेट मोमेंटम निकाल ले, तो वो हमारे पास क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास एक कार है, क्या है? एक कार है, ठीक है, इसका मोमेंटम हमारे पास एम वी है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर इसमें मास रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर एक मास जो है वो ऑलरेडी से था,
और हमने दूसरा मास जो है वो ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 2 मास हो गया। तो यहाँ पर जो मोमेंटम था, यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो v थी, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है अब वो v डिवाइड बाय 2। अगर हम मास को इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर हम मास को इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी मास पे डिपेंड करती है। और जो हमारे पास मोमेंटम है, अगर हम मोमेंटम यहाँ पर p है, p1 है, तो यहाँ पर भी p1 रहेगा, mv इज इक्वल टू mv। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 कर दें, मास को हम 3 कर दें, तो यहाँ पर वेलोसिटी 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मास पे डिपेंड